हेलो बच्चों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे और 3 में हम इसके कुछ भाग ऊपर कुछ भाग का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मुख स्थलाकृति से। तो यहाँ पर दिया हुआ है मुख स्थलाकृति। अवक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा भूदृश्य लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अवक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। यह अपर्दन की परिभाषा हो गया। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के एजेंट्स है वे किन किन प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, जिनमें सबसे पहला है नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि नदी जो है ऊपर से यह नीचे गिर रही है, यानी यह कठोर शैल है और यह नीचे का भाग जो है मृदु है, यह कटकर धीरे धीरे घिसकर छोटा हो गया है, नीचे चला गया है और इस प्रकार जल ऊपर से नीचे उतरती है और आगे बढ़ती है। तो यह जो दृश्य है वह एक जलप्रपात का है। यहाँ दिया हुआ है विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। जैसे यहाँ नदी जो है यह यानी यहाँ प्रवेश की, यहाँ से आ रही है और यह अपना मार्ग जो है टेढ़ा मेढ़ी कर लेते, जैसे यहाँ है इस तरह है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। तो इसी टेढ़े मेढ़े या जो सर्प के या सांप के आकार की आकृति बनाती है, इसी को हम सर्पाकार आकृति या विसर्प कहते हैं। इसको नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट जाते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कर जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम चाप झील कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ विसर्प है, यानी यह सर्प के आकार का है, यानी मुड़ा हुआ है, और यहाँ देख रहे हैं कि फिर कभी समय था जब इस तरह नदियाँ बहती थी, लेकिन अब जो है यह इधर छूट गया है और इधर नदी का मार्ग जो है सीधी हो गई है। तो इस छूटे हुए भाग जो पहले से ऑलरेडी जल का भाग है और यह छूटे हुए भाग एक झील के रूप में यह अलग हो जाता है।
इसी को हम परित्यक्त झील भी कहते हैं। इसका कई नाम है, यानी इसे चाप झील भी कहते हैं। छूट गया, अलग हो गया, तो यह परित्यक्त झील हो गया। यानी छूट गया यानी छूटा हुआ झील या परित्यक्त झील। इसको कहते हैं क्षारण झील भी कहते हैं। छूटा हुआ झील यानी क्षारण झील है। और इसे हम इंग्लिश में ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसके कई नाम है। इसके नाम जो है वह कई नाम है, जैसे क्षारण झील, गोखुर झील। चूँकि इसका आकार जो है गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसको गोखुर झील भी कहते हैं। तो क्षारण झील, प्रत्यक्त झील, गोखुर झील या चाप झील इत्यादि, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक या कट ऑफ लेक। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी या पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। जैसे इस भाग में नदी उठा हुआ है, इस भाग उठा हुआ है, बीच से नदी बह रही है, तो इसको कहते हैं तटबंध, कहा जाता है तटबंध। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ देख रहे हैं कि नदी जो है अनेक धाराओं में यहाँ पर विभाजित हो गई है। नदी है, एक धारा इधर, एक इधर, अनेक धारा में हो गई है। तो इस सभी को हम वितरिका कहते हैं, यानी इस रिवर को डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि यह छोटा सा भाग है, ये छोटा सा जो उजला वाला भाग है, यह स्थलीय भाग है, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमावने से बना हुआ है, इसलिए ये सभी जो है डेल्टा कहलाता है। और सभी नदियाँ जो है वह वितरिका कहलाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर। आगे देखें समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये चौड़ी होती चली जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यह जो है गुफा है। यह चट्टानी भाग में जो है धीरे धीरे अपर्दन होता है, जिससे अंदर में यह गुफा का रूप धारण कर लेता है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। यहाँ जो है वह धीरे धीरे करते करते इसका संपर्क दूसरे तरफ से हो जाता है, और यह एक यानी मेहराब की तरह होता है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टक कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं टूटा हुआ है, दीवार के रूप में बचा हुआ है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब हिमनद के कार्य, यानी ग्लेशियर। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों के अपर्दित कर देते हैं। इन गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों के भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये सुंदर झील
बन जाते हैं। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड कहते हैं, इसको हम हिमोड कहते हैं, यानी हिम नदी द्वारा लाए गए जो निक्षेप है उसको कहते हैं, या उसके द्वारा यानी हिम नदी के द्वारा लाया कर जो तलछटी निक्षेपित की जाती है उसे हम हिमनद हिमोड कहते हैं। अवय पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, यानी पवन जो है रेगिस्तान में अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें समानतः छत्रक शैल कहते हैं। यह एक परिभाषा हो गया। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे बलुआ टिब्बा कहते हैं, जिसे हम बलुआ टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं, यानी लोएस का मैदान, लोएस निक्षेपित क्षेत्र। चीन में विशाल लोएस के निक्षेप पाए जाते हैं। इन लोएस के मैदान चीन में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। तो आज का वीडियो हम अब यहीं समाप्त करते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।